हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ये आपको 11th के लिए तो है ही, साथ ही साथ 12th के बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट में। तो चलिए हेडिंग दे देते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम में अधिकतर बच्चे इसे 10th से पहले ही पढ़ लेते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर जो हिंदी मीडियम से बच्चे होंगे वो हिंदी में पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत उन्हें स्पेलिंग की वजह से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जान नहीं रहे होते हैं कि इन्हें हम लोग इंग्लिश में क्या स्पेल करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो नंबर है वो है आपका नेचुरल नंबर का। तो जो बच्चे नेचुरल नंबर को हिंदी में नहीं जानते हैं वो साइड में लिख लीजिए प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्राकृतिक संख्या। वीडियो पॉज करके जब भी आपको हिंदी हम बोले तो आप अपना हिंदी में अलग से लिख लीजिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या को तो आप जान ही रहे होंगे। हाँ, नेचुरल नंबर हो सकता है आपके लिए कुछ नया हो। तो इसमें लिखेंगे द सेट ऑफ numbers, the set of numbers 1, 2, 3, 4, dot 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 is called natural number, is called natural number, and it is denoted by, इट इज डिनोटेड बाय। और नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। किस चीज से डिनोट करते हैं बच्चे? तो कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर के लिए एन, और इसके आगे आप लिख दीजिएगा कि दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका एन है, नेचुरल नंबर है, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, यानी कहां तक? तो इन्फिनिटी तक। अब इसमें आपको ये भी स्पेलिंग, इसका डेफिनेशन ये भी बोला जाता है कि पॉजिटिव काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे नेचुरल कंप्लीट होता है, नेचुरल के बाद आपका दूसरा है होल नंबर। होल नंबर, और होल नंबर में हम लोग लिखेंगे कि द सेट ऑफ नंबर्स 0, 1, 2, 3, dot 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 is called whole number, and it is denoted by W। और होल नंबर में क्या है बच्चे आपका, कि नेचुरल नंबर में आप 0 को इंक्लूड कर दो तो वही आपका क्या हो जाएगा? होल नंबर। और होल नंबर को हम लोग किस चीज से? तो W से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब ये हो गया, दैट इज का साइन देके आप लिखिएगा W बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? तो इन्फिनिटी तक। यानी कि इसी नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिए तो आपका हो गया होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बच्चे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब होल नंबर के बाद जो हमें पढ़ना है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो इसमें लिख लीजिए कि द सेट ऑफ नंबर्स 0, फिर कॉमा +-1, +-2, +-3 डॉट 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 इज कॉल्ड इंटीजर, एंड इट इज डिनोटेड बाय, आई, कैपिटल आई या Z। और इंटीजर को हम लोग या तो कैपिटल I से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। और दैट इज का साइन देके लिख लीजिए, दैट इज I हो या फिर आपका Z हो, ये हो जाएगा
डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो गया क्या चीज, तो इंटीजर। इंटीजर को हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक, यानी कि पूर्ण अंक होना चाहिए। और ये इंटीजर आपको होल नंबर में ही प्लस माइनस दोनों साइन लेके चलो तो वही आपका क्या हो गया, तो इंटीजर। इंटीजर में 3-4 और चीज हमें पढ़ने होते हैं, जैसे कि एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। यहीं पे आप नोट में लिख दीजिए ए पॉइंट कि अगर यहीं पे आपको लिख दे आई प्लस, क्या लिख दे, आई प्लस, तो इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसा करिए, पहले लिख लीजिए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग इंडिकेट करेंगे आई प्लस से, और इसमें सिर्फ पॉजिटिव वाले इंटीजर आएंगे जो कि हो जाएंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और अगर इसे बोला जाए तो इसे नेचुरल नंबर भी बोला जा सकता है, इसे नेचुरल नंबर भी बोला जा सकता है। अब यहीं पे आ जाएगा दूसरा पॉइंट, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर क्या है बच्चे, तो आई माइनस। आई माइनस कहने का मतलब ये हो गया आपको -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। ठीक, अब यहीं पे आपका बोला जाता नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर। देखिए बच्चे, नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया वो इंटीजर जो निगेटिव ना हो। तो जब निगेटिव नहीं होगा तो निगेटिव को छोड़ के कौन कौन सा पार्ट बच जाएगा, तो 0 1 2 3 इसी तरीके से आपको नंबर बचेगा, क्योंकि सिर्फ निगेटिव वाले पार्ट को छोड़ देना है। क्योंकि क्या बोला जा रहा है, नॉन निगेटिव, यानी कि वैसा नंबर जो निगेटिव ना हो। तो निगेटिव ना हो तो सिर्फ निगेटिव पार्ट को आप एक्सक्लूड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 0 से लेके आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। और इन सारे नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, तो होल नंबर। क्या बोल देते हैं, होल नंबर्स। और लास्ट में इसका जो चौथा पॉइंट आएगा वो आ जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया कि वो पार्ट जो क्या हो, पॉजिटिव ना हो। तो पॉजिटिव ना हो इसमें आपको आ जाएंगे -3 -2 -1 0 तक, यानी कि पॉजिटिव वाला पार्ट छोड़ के निगेटिव पार्ट और 0 इसमें आएगा। तो ये पहला हो गया नेचुरल नंबर, दूसरा हो गया होल नंबर, तीसरा हो गया इंटीजर। पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चे आपका इंटीजर्स के बाद जो चौथा पॉइंट है वो है आपका रेशनल नंबर। तो फोर्थ पॉइंट लिख दीजिए, रेशनल नंबर। इसे हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप इसको अलग से लिख भी लीजिएगा। इसमें लिखिए ऑल द नंबर्स, all the numbers of the form a by b where a and b are integers, integers, कॉमा देके लिख लीजिए b not equal to 0 is called rational number, is called rational number, and it is denoted by, it is denoted by Q। कैपिटल Q से हम लोग रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। और Q क्या है, तो a बाई बी के फॉर्म में। Q क्या है, तो नंबर है, किस फॉर्म में, तो a बाई बी के फॉर्म में, जहां पे a और b आपका इंटीजर होना चाहिए। और ध्यान रखना है कि बाई में
बी 0 के बराबर ना हो। दैट इज का साइन देके लिख दीजिए, दैट इज Q बराबर A बाय B सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू I। कहने का मतलब A और B क्या हो तो इंटीजर हो, एंड B नॉट इक्वल टू 0, और B क्या नहीं हो तो 0 के बराबर नहीं हो। ठीक, अब इसमें हमें दो नोट लिखना है। तो नोट्स, फर्स्ट, एवरी इंटीजर is called a rational number. And it is denoted by A by B. A by B, जहां B आपका ऑलवेज क्या होगा तो 1 होगा। देखिए बच्चे, जितने भी इंटीजर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे तो रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में लिखा है 4, ठीक, तो 4 को हम लोग 4/1 तो लिख ही सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं? तो A बाय B के फॉर्म में आ गया, ये भी इंटीजर, तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे तो रेशनल बोल देंगे। तो यहां क्लियर कंसेप्ट दे रखे हैं कि एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर है, प्रत्येक के बारे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब प्रत्येक इंटीजर को हम लोग क्या बोलेंगे तो रेशनल नंबर। अब ये कोई पूछे 0 रेशनल नंबर है क्या, तो हाँ ये भी रेशनल नंबर है। और सेकेंड पॉइंट है इसमें, ऑल रिक्यूरिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। इसका मतलब हो गया कि अगर डेसिमल के बाद का डिजिट बार बार रिपीट कर रहा हो, बार बार क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो, तो उस टाइप के नंबर को भी हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 1/3 है, तो 1/3 को हम लोग क्या लिखेंगे 0.33333। तो ये आपको क्या हो गया तो एक रेशनल नंबर हो गया। अब जैसे दूसरा मान लीजिए लिखा हुआ है 2.14141414, तो ये भी आपका क्या हो गया तो एक रेशनल नंबर हो गया। फिर इसके बाद मान लीजिए एक और लिख दिया 3.012, इस तरीके से। पहला चीज तो इस चीज का मतलब ये हो गया कि ये लिखा हुआ है 3.01212121212, यानी कि ये जो 1 और 2 है वो रिपीट हो रहा है आपको कितने टाइम, अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, इसी चीज को हम लोग एक और तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, और वो तरीका होगा ऐसे कि आप इस तरीके से 1 और 2 पे पॉइंट रख दीजिए। कहने का मतलब चौथा एग्जांपल में ही देख लीजिए, अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, या फिर ये भी आगे लगा लो ऐसे, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि ये लिखा हुआ है 7.453 और 53 के ऊपर में रेकरिंग, और 53 के ऊपर रेकरिंग मतलब ये 5 और 3 क्या हो रहा है तो बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है तो रिपीट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप तो बोले कि रेशनल नंबर P बाई Q, सॉरी A बाई B यहां लिखे हैं, तो A बाई B के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन आप तो यहां डेसिमल के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे सर क्या इन चीज को, इन सारे एग्जाम्पल को हम लोग A बाई B के फॉर्म में बना सकते हैं? तो ऑफकोर्स बना सकते हैं। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग इन सारे एग्जाम्पल को P बाई Q कहने का मतलब A बाई B के फॉर्म में बनाना सीखेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चे अब हमने क्या अभी बताया आपको तो रेशनल नंबर। अब हमें पढ़ना है कि अगर रिक्यूरिंग डेसिमल में आपको दिए हुए हैं तो उसे किस तरीके से A बाई B के फॉर्म में क्रिएट किया जाए। तो हेडिंग दे दीजिए कन्वर्टिंग A
रिक्योरिंग डेसिमल टू रेशनल फॉर्म। टू रेशनल फॉर्म, किस तरीके से हम रेशनल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको 3.14 दे रखा है और बोला कि आप इसे किसमें, तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो बच्चे सबसे पहले हम इसी चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसी चीज को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सही है। इसको कन्वर्ट करने का हम लोग दो तरीका सीखेंगे। एक हो सकता है आप 10th से पहले सीखे हो, तो चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेंगे इसको, लेट x इक्वल्स टू 3.141414 और ये रिपीट हो रहा है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में आपको करना क्या है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतना 1 के बाद 0 लगा के मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं समझे, कहने का मतलब यहां हम 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां लिखिए 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। किससे? 100 से। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? तो 2। अगर 3 डिजिट रिपीट होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? 1000 से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए x में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 100x। 3.14 में कहने का मतलब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 314 फिर दशमलव 14141414141414 रिपीट होते जाएगा। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां तो 3 टाइम्स ही 14 था, यहां तो आप 1 हटाने के बाद भी इतना लिख दिए। तो देखिए बच्चे यहां दशमलव के बाद जो 14 है वो 3 टाइम्स नहीं है, वहां इनफाइनाइट टाइम्स है। और एक टाइम अगर बाहर भी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी ये इनफाइनाइट टाइम ही रहा। और अब हम क्या करेंगे यहां पे, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। सेकंड में से यानी कि 100x में से x को माइनस किए तो कितना? 99x। और 314.14141414 कितने टाइम? तो इन्फिनिटी टाइम में से आपको माइनस करना है 3.141414 कितने टाइम्स? तो इनफाइनाइट टाइम्स। तो दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद के डिजिट और यहां डेसिमल के बाद के डिजिट दोनों सेम है, तो ये तो टोटल कैंसिल। अब बच गया 314 में से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना? 311। और यहां से आपको x का वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू कितना हो गया? 311/99। तो ये तो हो गया एक तरीका हमें इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। लेकिन अब हम यहां एक छोटा सा ट्रिक सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी में सोल्व करें। जैसे कि यहां पे आपका क्वेश्चन है 3.14 दिया है ना, तो देखिए बच्चे इसे सोल्व करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और वो शानदार तरीका आपको क्या है कि टोटल नंबर, कितने नंबर? तो टोटल नंबर यानी कि 314 दिया हुआ है वो। उसके बाद इसमें से माइनस करना है वो नंबर जिसके ऊपर में रेकरिंग ना हो, यानी कि जो रिपीट ना हो रहा हो। तो यहां पे सिर्फ 3 एक ऐसा डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, तो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतना 9। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो यहां पे कितने 9? तो 2 9। और इसके बाद आपको करना क्या है, तो अगर दशमलव यानी कि डेसिमल के बाद कोई डिजिट होता और वो रिपीट नहीं करता उतना 0, जो कि आप नहीं समझे। तो पहले इस क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम उस पॉइंट पे आएंगे जिस पॉइंट के बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो 3.14 रेकरिंग का मतलब हो गया 314 माइनस, अब आप बताइए 3.14 में से क्या माइनस हो जाएगा? तो 3 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया? 311 बाय में 99। और क्या यही आपका आंसर आया? क्लियर है? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चे सेकेंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहां कंप्लीट होता है। देखिए बच्चे सेकेंड क्वेश्चन यहां करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है 21.343
और यहां रेकरिंग सिर्फ 2 पे दिया है। एक ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा 21343, यानी कि टोटल नंबर। पहले तो जितने भी आपको यहां अंक दिए वो टोटल लिख दो, इसमें से माइनस होगा वो डिजिट जिसके ऊपर में जिसके जो रिपीट ना हो रहा हो, यानी कि जिस पे रेकरिंग ना हो। तो 2 पे भी रेकरिंग नहीं है, 1 पे भी रेकरिंग नहीं है, 3 पे भी रेकरिंग नहीं है, इसका मतलब 213 माइनस हो जाएगा। ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला कंसेप्ट क्लियर। ऊपर वाले पार्ट को अंश हिंदी में और न्यूमरेटर इंग्लिश में बोलते हैं, और बाई में बट्टा में जो रहता है उसे हर हिंदी में और डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 2 डिजिट, तो 2 को 9, 2 टाइम्स 9। डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ एक डिजिट, कौन सा, तो 3। तो जितने डिजिट रिपीट नहीं होंगे उतना 0, तो 1 0, यानी कि आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर हो गया 21130 बाय 990, ये आपका आंसर। लेकिन ये अभी रेशनल के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर बोलिएगा सर वो कहां बताया अभी तक कुछ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों का HCF हिंदी में महत्तम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, 1 होना नेसेसरी है, जरूरी है। यानी कि आपका 2113 बाय 99 अब जाके ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन यहां कर लेते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 3.2133 और ये रिपीट हो रहा है मान लीजिए। तो एक ये क्वेश्चन, इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं 0.217। एक ये क्वेश्चन, एक और लिख लेते हैं 12.3467 और आपको ये तीनों सोल्व करना है। ठीक, तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस तीनों क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अगर आपका बन गया तो फिर आप उसको मिलाइए कि क्या आपने सही बनाया या गलत हो गया, और कहां गलत हुआ वो चीज आपको सीखना है। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग यहां क्या करते हैं, तो टोटल नंबर, ठीक, माइनस वो नंबर जो रिपीट ना हो रहा हो, तो 321 माइनस जितने के ऊपर रेकरिंग उतने टाइम्स 9, तो 33, यानी कि 2 डिजिट के ऊपर में रेकरिंग है तो 2 टाइम्स 9। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 डिजिट यानी कि 2 0। इसको सोल्व कर लो, तुम्हारा आंसर। कंसेप्ट क्लियर? वैसे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 1 3 और अपॉन में 9900। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप उसको बना लोगे। ठीक है, अब जैसे ये देखिए यहां पे टोटल है 217 में से माइनस होगा कौन सा डिजिट, तो जो रिपीट ना हो रहा हो, तो यहां पे 21 रिपीट नहीं हो रहा है। यहां ये मत देखिएगा कि सर डेसिमल के बाद वाला देखे कि पहले वाला देखे, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। आपको टोटल नंबर लिखना है जो भी है, डेसिमल को भूल करके, रेकरिंग को भूल करके, फिर माइनस वो डिजिट करना है जो रिपीट ना हो रहा हो, तो 21, और बाई में जितने डिजिट पे रेकरिंग है उतने टाइम्स 9, उतनी बार 9, तो 7 के ऊपर में रेकरिंग है तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो यहां एक ही 9 आएगा। और दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो 2, तो यहां पे 0 आएगा 2 टाइम्स, आंसर। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 6 7 माइनस 1 2 3 4 6। बाई में तो टेंशन ही नहीं है, न्यूमरेटर में तो टेंशन नहीं लेना कि टोटल डिजिट माइनस वो डिजिट जो रिपीट ना हो रहा हो, रेकरिंग को छोड़ के वो डिजिट माइनस कर देना है। बाई में 1 टाइम्स 9 आएगा और 3 टाइम्स 0 आएगा।
और यही आपका क्या हो गया तो आंसर। तो ये था आपको कन्वर्टिंग रिकरिंग डेसिमल टू रेशनल नंबर। अब जैसे ही रेशनल नंबर हम लोग कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हमें शायद 5th पॉइंट होगा आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन सबसे पहले आप लिखिए, दोज वैल्यूज which cannot be terminate या expressed as recurring decimal are called irrational number। और इसी डेफिनेशन को आप ऐसे लिख लो कि दैट इज which cannot be expressed, या which cannot, सही है, which cannot be expressed in the form of a by b। आप ये भी बोल सकते हो कि वो नंबर, वो संख्या जो a बाय b के फॉर्म में क्रिएट ना हो सके, बन ना सके, उस टाइप के नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। या फिर दोज वैल्यूज विच कैन नॉट बी टर्मिनेट या एक्सप्रेस्ड एज रिक्यूरिंग डेसिमल। थोड़ा सा ज्यादा ए लगे, हाँ, यानी कि आप इस तरीके से रिप्रेजेंट ना कर सको या फिर उसको तोड़ ना सको, टर्मिनेट ना कर सको, तो उस टाइप के नंबर को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। और इसमें यह भी लिख लेना कि इट इज डिनोटेड बाय, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं q के पावर में c से। यानी कि अगर आपका रेशनल नंबर q है तो पावर में छोटा सा c लगा दो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा तो इरेशनल नंबर को। अब इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल जैसे कि एक आता है 0 क्या हुआ तो नहीं, 0 एक इरेशनल नंबर नहीं है। √2, हाँ, √2 एक इरेशनल नंबर है। पाई, बहुत बच्चे के मन में होगा सर पाई को तो हम लोग 22/7 लिखते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाई एक इरेशनल नंबर है और पाई का वैल्यू जो हम लोग 22/7 लिखते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, वो अप्रॉक्स वैल्यू होता है 27। चलिए इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल में लिखते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम उसमें एक बार उलझ चुके हैं। हम आपको स्टोरी बताएंगे, पहले आप इधर ध्यान दे दीजिए। तो 0 इरेशनल नहीं है, √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है। अगर यहीं पे √3 प्लस माइनस कुछ भी लिखा रहे, 1/2 ही लिखा रहे, तो ये भी क्या हो गया तो इरेशनल हो गया। यानी कि इस रूट के चक्कर में जो पड़ गया वो इरेशनल कहला जाएगा। अब यहीं पे लिख दिए √4, तो ये भी इरेशनल हो गया ना। तो नहीं, √4 आपका 2 के बराबर होता है और ये इरेशनल नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो नंबर टर्मिनेट ना हो सके या a/b के फॉर्म में ना बन सके तो आप सीधे बोल दोगे कि वो क्या है तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसमें एक भी नोट लिख लीजिए। द सेट ऑफ रेशनल नंबर and irrational number cannot be expressed in roster form। यानी कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग रेशनल या इरेशनल नंबर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। हाँ, हम क्या बोल रहे थे, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर उस बात पे हम लोग आएंगे। तो देखिए बच्चे, हम आपको क्या बताना चाह रहे थे कि 2010 जिस ईयर में मैंने AIEEE, जो कि अभी IIT JEE मेंस है, और IIT एडवांस का पेपर दिया था, उस टाइम आपको एक क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे। IIT 2010 की मैं बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन था। ऑप्शन कुछ इस प्रकार था कि पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन π-22/7, तीसरा ऑप्शन log 1 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब मुझे ये एग्जैक्ट नहीं याद है कि तीसरा ऑप्शन क्या था, बस आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। ठीक, जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आंसर आया 0, यानी कि हमें पता है कि आंसर क्या है, तो 0। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से इन चारों में से हमें ऑप्शन को टिक करना था कि कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, तो ये आपको आगे अगर पता है तब तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आगे लॉगरिथम टॉपिक में आपको बताया जाएगा। तो इसका एक ऑप्शन तो सी होता, एक ऑप्शन ए होता, क्योंकि वो तो क्लियरली 0 दे रखा है। और बहुत सारे बच्चों ने बी ऑप्शन को भी टिक किया, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता था कि सर तो पाई और 22/7 तो एक ही चीज होता है, सेम चीज होता है। पाई के बदले ही हम लोग 22/7 लिखते हैं या 3.14 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है और उन दोनों का डिफरेंस 0 होगा। और वहीं पे बच्चे गलत हो गए थे, क्योंकि ये जो आपका पाई है, पाई, इसको स्टार देके लिखना है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है, तो इरेशनल नंबर। और ये जो आप 22/7 देख रहे हो, ये एक रेशनल नंबर है, और रेशनल में से इरेशनल को घटाओ या इरेशनल में से रेशनल नंबर को घटाओगे तो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो फिर बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे, पाई को तो हम लोग 22/7 ही भी लिखते हैं। तो नहीं बच्चे, पाई को हम लोग अप्रॉक्स 22/7 लिखते हैं, एग्जैक्ट नहीं। तो फिर बोलोगे सर इसका मतलब पाई का क्या मान होता है, तो देखिए बच्चे, पाई का जो वैल्यू होता है आपका, वो होता है 3.14159, यानी कि यहां कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चे यहीं पे हम लोग 22/7 की बात करेंगे, तो 22/7 का वैल्यू होता है 3.142857 के ऊपर में रैकरिंग, यानी कि ये आपको डिजिट यहां रिपीट हो रहा है, लेकिन पाई में डिजिट रिपीट नहीं होता है, वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो क्लियर हो गया, पाई क्या है, तो एक इरेशनल नंबर है, और 22/7 क्या है, तो एक रेशनल नंबर है। इरेशनल को हम इतने हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों को इरेशनल 10th से पहले भी नहीं मिलता पढ़ने को, और 11th में भी अधिकतर टीचर थोड़ा सा यूं ही जल्दी में ही खींच देते हैं। तो यहां पे आपको रीमार्क्स लिखना है इरेशनल में, रीमार्क्स में पहला पॉइंट है कि द इरेशनल नंबर कैन बी डिनोटेड बाय, क्योंकि ऊपर में आप छोटा सा सी लिख दोगे, ये तो हमने बताया ही। साथ ही साथ हम लोग इरेशनल को इस तरीके से और इरेशनल को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो चलिए पहला रिमार्क जो आप जानते भी थे। दूसरा, द सम यानी कि योग वाला सम, या यहीं पे डिफरेंस रहता, सम या डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, एंड इरेशनल नंबर आर ऑलवेज इरेशनल। देखिए बच्चे, तो
अगर मान लीजिए एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उस टाइप के जो भी नंबर फॉर्म होके आएंगे वो हमेशा क्या कहलाएंगे, तो इरेशनल। एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 3 में √2 को ऐड किए या 3 में √2 को माइनस किए, तो ये सब आपका क्या कहलाएगा, तो इरेशनल। क्या कहलाएगा बच्चे, तो इरेशनल। ये चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट, द सम ऑफ, सम पहले तो ऐसा लिख लीजिए, सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट, यानी कि योग भी रह सकता, जोड़ भी रह सकता, सब्सट्रैक्शन भी रह सकता यानी माइनस भी रह सकता, और प्रोडक्ट यानी कि गुना। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, गुना, मल्टीप्लीकेशन। तो द सम ऑफ, द सम या प्रोडक्ट, सॉरी, द सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर may be rational या इरेशनल। इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि अगर किसी भी 2 इरेशनल को तुम ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, अगर आप 3 + √2 को और 3 - √2 को पहले ऐड कर लो। ऐड करने के बाद देख लीजिए ये आएगा 6। देख लीजिए, -√2 + √2 कैंसल, तो ये 6 क्या हो गया, तो 6 हो गया आपका क्या, तो रेशनल। यहीं पे अगर इसी को आप माइनस कर दो, 3 + √2 में से माइनस कर दो 3 - √2 को, तो जब माइनस करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा आपको कितना, तो 2√2, और ये क्या हो गया, तो इरेशनल। इरेशनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से। या फिर यहीं पे हम बोले कि √2 में से √2 माइनस कर दो, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। इरेशनल में से रेशनल माइनस हो गया तो कितना, 0, और ये 0 क्या है, तो रेशनल। यानी कि हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि 2 इरेशनल का सब्सट्रैक्शन इरेशनल भी हो सकता और रेशनल भी हो सकता। और यहीं पे अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो 2 + √7 एक रेशनल है और 2 - √7 एक, सॉरी, दोनों इरेशनल है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये a + b और a - b के फॉर्म पे, यानी ये हो जाएगा a² - b² यानी कि -3, और -3 क्या होगा बच्चे आपका, तो रेशनल। क्या हो जाएगा, तो रेशनल। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 इरेशनल का सम हो यानी एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, तो वो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि वो क्या होगा। वो रेशनल भी हो सकता और इरेशनल भी हो सकता। एंड लास्ट पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल, नॉन जीरो रेशनल। नॉन जीरो रेशनल का मतलब हो गया कि वो रेशनल नंबर जिसमें 0 ना हो, एंड इरेशनल numbers are always irrational, आर ऑलवेज इरेशनल। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि आपका जो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट, तो नॉन जीरो रेशनल का। नॉन जीरो रेशनल यानी कि 2, 3, 4 कुछ भी। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 ले लिए, ठीक, तो ये एक नॉन जीरो रेशनल है। इसको मल्टीप्लाई करना है इरेशनल से, जैसे मान लीजिए पाई से, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो इरेशनल। ये भी क्या हो जाएगा, तो इरेशनल। या
3 जो कि नॉन जीरो रेशनल है, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिए जो कि इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो इरेशनल। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर, इनको आप अच्छे से नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, रेशनल और इरेशनल के बाद जो आपका पॉइंट है वो है रियल नंबर, और रियल नंबर आपका रेशनल और इरेशनल को मिला दो वही रियल हो जाएगा। तो रियल नंबर आप हेडिंग दे दीजिए, रियल नंबर, और रियल नंबर में लिखिए द सेट ऑफ रेशनल and irrational numbers are called real number and it is denoted by कैपिटल आर। और इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल आर से। दैट इज का साइन देके आप लिख दीजिएगा, ये जो रियल नंबर है आपका, ये Q और Q डैश का यूनियन है। क्या है, यूनियन, यानी कि इरेशनल और रेशनल को मिला दो तो रियल। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि रियल नंबर जो है हमारा वो x है, सच दैट x बिलोंग्स टू Q और x बिलोंग्स टू Q डैश। कहने का मतलब Q के पावर में छोटा सा c जो कि इरेशनल को रिप्रेजेंट करता है, और रियल नंबर का ही मतलब हो गया पूरा का पूरा नंबर लाइन। कहने का मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यानी कुछ भी नंबर लिखो तो वो हमेशा क्या होगा, तो रियल होगा। ठीक है बच्चे, और इसके बाद आप ये कह सकते हो कि जो टोटल का टोटल आपका नेचुरल नंबर था वो सबसेट हो गया किसका, तो होल नंबर का। होल नंबर जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, तो इंटीजर का, और इंटीजर जो है वो क्या हो गया, तो सबसेट हो गया किसका, सबसेट हो गया तो Q का, और Q जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, तो रियल नंबर का। तो ये चीज आप लिख लीजिएगा। इसके आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स अभी बाकी है, उस पे आएंगे तब इससे आगे बढ़ेंगे। तो रियल नंबर के बाद जो आप हेडिंग दे दीजिएगा बच्चे, वो हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, और इरेशनल को क्या बोल देते हैं, तो अपरिमेय। ठीक है, तो प्राइम नंबर लिखेंगे ए काउंटिंग नंबर which has exactly लिख सकते हैं, which has exactly, या लिख सकते हैं only 2 factor 1 and itself is called प्राइम नंबर। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर किसी भी काउंटिंग नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर मतलब कि वो सिर्फ 2 अंक से, 2 नंबर से क्या हो, तो फैक्टराइज हो, या फिर उसमें भागा दे सके हम लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्राइम नंबर। और वो 2 नंबर क्या होगा, तो एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा। जैसा कि एग्जाम्पल में देख लीजिए 2, 2 के फैक्टर कितना, तो 1 और 2। 3 के फैक्टर कितना, 1 और 3। फिर बोल देंगे 4, तो बोलोगे सर 4 के फैक्टर तो 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, तो इसका मतलब ये 2 से अधिक फैक्टर हो गया ना, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं हुआ। फिर 4 के बाद 5, तो 5 हो गया। 6 नहीं हुआ, 7 हो गया नहीं। फिर लिखेंगे 8 तो नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ, 10 तो नहीं हुआ। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि वो काउंटिंग नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर या फिर सिर्फ 2 अंक से डिविजिबल हो,
एक 1 से और एक खुद से, जैसे कि आपका एक 2 3 5 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद आपका रिमार्क्स। रिमार्क्स इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट की 2 इज ओनली इवन प्राइम। 2 जो है ओनली इवन प्राइम है, यानी कि प्राइम भी हो और इवन भी हो। इवन मतलब सम संख्या, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, तो 2 ही हो सकता है। और दूसरा, ए प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और प्राइम नंबर हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर में लिखिएगा 2 नेचुरल नंबर्स are said to be co-prime if its HCF is 1। अगर किसी 2 नेचुरल नंबर का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम हिंदी में बोलते हैं, 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1, तो उस टाइप के नंबर को हम लोग बोलेंगे को प्राइम। जैसे कि आप देख लीजिए 2 3, फिर ये भी लिख सकते हैं 7 9, ये भी लिख सकते हैं 15 16, तो ये सब आपको क्या हो गया, तो को प्राइम नंबर। क्लियर है बच्चे? तो पहले आप इनको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चे, अब आपको को प्राइम नंबर के बाद, वैसे तो प्राइम नंबर को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है, तो को प्राइम नंबर के बाद आपका अगला हेडिंग हो जाएगा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, और ट्विन प्राइम नंबर में लिख लीजिए कि 2 prime numbers are said to be twin prime if difference between का ये सिंबल है, between them is 2। अगर किसी 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 हो तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्विन प्राइम। जैसे एक हो गया आपको 3 5, एक हो गया 5 7, एक हो गया 11 13, एक हो गया 17 19, तो ये सब आपका क्या हो गया बच्चे, तो ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। यानी कि प्राइम जरूरी है, उनके बीच डिफरेंस 2 जरूरी है। ट्विन प्राइम नंबर के बाद आपका अगला है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्या, शायद हिंदी मुझे उतना सही ढंग से आता भी नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे भी रहता है, तो और आपको भी कोशिश ये करना है कि अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या किसी स्टेट बोर्ड से हिंदी में पढ़े हैं तो जितना जल्दी हो सके इंग्लिश सीखना शुरू कर दो, क्योंकि हिंदी में आपको ना ज़्यादा बुक मिलेगा नहीं, और ना ज़्यादा आपको ज़्यादा स्कोप है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा हिंदी से जितना ज़्यादा जल्दी आप इंग्लिश में कन्वर्ट हो सको बेटर रहेगा। और मुझे हिंदी पढ़े हुए, मैंने लास्ट टाइम 2007 में ही हिंदी पढ़ा था, 2007 के बाद मैंने हिंदी पढ़ा नहीं, तो मुझे थोड़ा बहुत रहता है। और मुझे ये भी पता है कि 1-2 साल के बाद आप भी हिंदी में बहुत कुछ भूल जाओगे अगर इंग्लिश आपने 11th और 12th इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हिंदी को इंग्लिश में किस तरीके से कन्वर्ट कर, थोड़ा सा मेहनत करना है उन चीज़ों पे। तो कंपोजिट नंबर का मतलब ये हो गया कि जिसमें मोर देन 2 फैक्टर हो। जैसे जो प्राइम नंबर
नहीं होगा वो हो जाएगा कंपोजिट। तो लिख देंगे द नंबर्स which has more than 2 factors, जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हो तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, तो कंपोजिट नंबर। या फिर ये भी लिख सकते हैं 1 एंड इटसेल्फ के अलावा अगर कोई फैक्टर हो तो उसको क्या बोल देंगे, तो कंपोजिट नंबर। इसमें आप एग्जांपल लिख लोगे जैसे कि 4 में 1 और 4 के अलावा भी फैक्टर हैं जैसे कि 2, तो कंपोजिट। 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 15 के बाद 14 छोड़ भी दिए 18, यानी कि ढेर सारे। ये हो गया आपको क्या चीज, तो कंपोजिट नंबर। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिमार्क्स में आपको ये लिख लेना है पहला कि कंपोजिट नंबर कैन बी इवन या ऑड, बोथ, यानी कि इवन और ऑड दोनों आ सकता है इस कंपोजिट नंबर में। अब बहुत बच्चे के मन में होगा कि सर इवन और ऑड नहीं बताए, तो बच्चे इवन को बोलते हैं सम संख्या और ऑड को बोलते हैं विषम संख्या, जो कि आप 10th से पहले अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो। तो इवन हो जाता है विच आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से विभाजित हो, जिसमें 2 से भागा लग सके वो हो गया आपका इवन। और जिसमें नॉट डिविजिबल बाई 2, और जो 2 से विभाजित ना हो उसको क्या बोल देते हैं, तो ऑड नंबर। और इसमें सेकेंड पॉइंट लिख लेना है कि 1 यानी 1, तो 1 इज नॉट अ कंपोजिट, या फिर ऐसे लिख लो 1 इज नाइदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम नंबर, यानी कि 1 ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक और चीज आप ध्यान रखिएगा 0 के बारे में, 0 ना ही इवन है ना ही, सॉरी, बहुत बच्चों को यही पता होता है कि 0 ना ही इवन है और ना ही ऑड है, और वो गलत है, क्योंकि 0 क्या है बच्चे, तो इवन नंबर। 0 क्या है, इवन नंबर, याद रखिएगा। एंड लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के लिए हमें 2-3 टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें एक बिना ट्रिगोनोमेट्री के कॉम्प्लेक्स के मैक्सिमम पार्ट हम लोग नहीं पढ़ सकते। दूसरा कोनिक सेक्शन के भी कुछ पार्ट है जिसमें स्ट्रेट लाइन आता है। कहने का मतलब कोऑर्डिनेट का अगर स्ट्रेट लाइन आपने नहीं पढ़ा तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आईआईटी मेंस और एडवांस के लिए पॉइंट है, वो पॉइंट आप कभी नहीं सीख सकते हो अच्छे से अगर उन्हें बिना पढ़े आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा तो। इसका मतलब ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस अभी इतना जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बस इतना आपको समझाएंगे कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आप घर से पढ़ के आए होंगे, कहने का मतलब 10th में आपको ये गुरुजी पढ़ा दिए होंगे कि अगर एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स का वैल्यू क्या एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ अगर x² + 1 बराबर 0 है बच्चे, और हमने आपको x का वैल्यू बोला फाइंड करने को, तो x² बराबर क्या लिखोगे, -1, और यहां से आप x बराबर क्या लिख दोगे बच्चे, तो x बराबर लिख दोगे √(-1). और आपको आगे जाके ये भी पता करना है कि ये जो एक आयोटा स्क्वायर होता है, आई को हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चे, तो आयोटा, क्या पढ़ते हैं, आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। क्या होता है, -1, और आयोटा का वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो ये √(-1) हो जाता है। तो ये याद रखिएगा आयोटा, जिस तरीके से पाई को ध्यान रखते हो ना, 3.14 या 22/7 होता नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू होता है पाई और 22/7, तो उसी प्रकार से आपको आई का भी वैल्यू याद रखना है कि आई का वैल्यू क्या होता है, तो √(-1). तो अब जैसा कि हमने आपको यहां बताया, तो ये क्या हो गया, तो x का वैल्यू आई हो गया,
आई का मतलब होता है इमेजनरी। तो जब कभी भी एक्स के वैल्यू में इमेजनरी वाला पार्ट इन्वॉल्व हो जाए, कौन सा वाला पार्ट? इमेजनरी वाला पार्ट इन्वॉल्व हो जाए, तब हम बोल देंगे कि वो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो बस हम थोड़ा सा पार्ट आपको बता दिए कि रूट के अंदर में निगेटिव दिखे मतलब इमेजनरी वाला सवाल आ गया और वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम है। अभी फिलहाल हमको नंबर सिस्टम में जो पढ़ना था वो इतना ही पढ़ना था। ठीक, और लास्ट में आपको यह लिख लेना है कि सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसेट है किसका? किसका? होल नंबर का, क्योंकि जितने नेचुरल नंबर में एलिमेंट है वो सबके सब होल नंबर में आ ही जाते हैं। ठीक है बच्चे, होल नंबर भी क्या है? तो सबसेट है किसका? तो इंटीजर का। इंटीजर जो है वो क्या है? तो सबसेट है किसका? तो क्यू का। क्यू मतलब रेशनल नंबर, और क्यू क्या है? तो सबसेट है किसका? तो रियल नंबर का। और रियल नंबर क्या है? तो सबसेट है किसका? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में तो रियल वाला पार्ट आता ही है, साथ साथ इमेजनरी वाला भी पार्ट आता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, क्योंकि इंटीजर को भी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लेक्स को भी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों में हम लोग थोड़ा सा अंतर रखने के लिए जेड को यहां थोड़ा सा कट कर देते हैं, ताकि ये हमारे लिए क्या हो गया? तो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके मैथमेटिक्स के लिए। 11th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो, बिना बेसिक पढ़े आप मैथ्स को अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते। तो आज हम यहीं पे अपना लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चे, और जाते जाते आपको ये बताना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इनइक्वालिटीज और इंटरवल से रिलेटेड, जो कि 11th का तो टॉपिक है, तो 11th वालों को तो पढ़ना ही है। लेकिन 12th में एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन बिना इंटरवल और इनइक्वालिटी के हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से जो बच्चे 12th के हैं वो ये लेक्चर जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।